हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाढ़ क्या है, यह किन कारणों से आती है। सबसे पहले हम बाढ़ के बारे में जानेंगे। बाढ़ क्या है? अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और उसकी अधिकता हो जाती है तो उसे बाढ़ कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब नदी में वर्षा का जल ज़्यादा हो जाता है या नदी में जल की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो वो जल जो होता है वो अपनी सीमा तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाता है और उस जल की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है जिसे हम बाढ़ के नाम से जानते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है कि भारी वर्षा या चक्रवात बाढ़ एक महत्वपूर्ण कारण। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है कि 4-6 दिन तक वर्षा हो रही है, थमी नहीं रही है, तो उससे बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से आने वाले चक्रवातों से बंगाल की खाड़ी में जब तीव्र गति से वहां चक्रवात आता है तो भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नदी के जो ऊपरी भाग होते हैं, जब वहां पर वनों की कटाई कर दी जाती है तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है, रेत एवं बंजरी जमा होने से नदी तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जैसे रेत और बजरी जब नदी के तल पर जमा हो जाती है तो जो नदी का तल होता है वो ऊंचा उठ जाता है, उससे भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। कई निम्न क्षेत्रों में ठीक प्रकार से जल की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के कारण भी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा का अर्थ है बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी है। मतलब जल की कमी जब हो जाती है तो उसे हम सूखा कहते हैं। जल की कमी के कारण खाद्यान्नों की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जब खेती में पानी ही नहीं होगा देने के लिए तो खेती में अनाज उत्पन्न नहीं होगा, तो उससे खाद्यान्न की भी कमी हो जाती है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। इससे बचाव हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल, धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जो सूखेग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पे जो वर्षा का जल है उसे हम एकत्रित करके या धरातलीय जल को एकत्रित करके हम इस स्थिति से निपट सकते हैं, नष्ट होने से बचा सकते हैं। किसी भी टैंक में जल को भर कर रख सकते हैं और उस पानी को खेती में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फसलों के हेर फेर की विधि को अपनाकर ऐसी फसलों की खेती जाए जो सूखे को सह सके। मतलब फसलों को इस प्रकार से उत्पन्न किया जाए जिनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम हो, जिससे कि अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल सके और खाद्यान्न की कमी भी ना रहे। नेक्स्ट है, जल सिंचाई की लघु योजना पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जल सिंचाई की जो लघु योजना है उन पर अधिक ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि जहाँ पर सूखा पड़ता है वहां पर सूखे की स्थिति को जल्दी से जल्दी निपटा जा सके या जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है, नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नहरों को जब पक्का कर दिया जाता है तो वह पानी की कमी को भी दूर कर सकती हैं। नेक्स्ट, शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का भी प्रयोग करके हम सूखे की स्थिति को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी एवं पशुओं हेतु चारे का प्रबंध किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्षा जल का बोरिंग जल जल संप्रेक्षण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में डाला जा रहा है, जिससे कि धरती की नमी बचाई जा सके। जैसे जो वर्षा का जल है वो बोरिंग द्वारा जल नीचे डाला जा रहा है, जिससे कि नीचे धरती में नमी बचाए रहे कि धरती हमारी सूखी ना रहे।
वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिससे धरती की अन्य परतों में पानी का स्तर बढ़ सके। मतलब वृक्षों का अधिक से अधिक लगाने पर जोर दे रहे हैं जिससे कि पानी की कमी से सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय को गहरा खुदवाकर जल संचय क्रिया संपन्न की जा रही है। मतलब जो जलाशय होते हैं उनकी खुदाई गहरी की जा रही है जिससे कि वर्षा के जल को एकत्रित वहां किया जा सके। नेक्स्ट है, नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल की रुकावट भी की जा सकती है। नदियां होती हैं वहां पर जगह जगह बांध बना दिए जाते हैं जिससे कि पानी रुक जाता है, तो इस से भी हम सूखे की स्थिति से निपट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। सबसे पहले हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है? साधारण वार्तालाप की ध्वनि जो हम आप चीज में बातचीत करते हैं उससे जब बहुत अधिक तेज ध्वनि हो जाती है तो उसे हम शोर कहते हैं, और वह जो जब शोर बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है तो वो शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। हमारे कान की सुनने की एक क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक जब शोर उत्पन्न हो जाता है तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। किस तरह से होता है? उद्योग धंधे तथा मशीनों से। मशीनें बहुत सी ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा आवाज करती हैं जो हमारे कान को भी खराब कर सकती हैं। परिवहन के साधन, बहुत से गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके हॉर्न की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है जो हमारे कान में इफेक्ट डालती है जिससे हमारे कान में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, टैप रिकॉर्डर है, ये सब भी हमारे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत होते हैं। इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो हमारे दिमाग पर भी मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, उससे उससे हमारे कानों पे भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ हमारे दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है और शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग उत्पन्न हो जाती हैं। जब शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जाता है तो उससे इंसान बहरा हो जाता है, हृदय के रोग हो जाते हैं, उससे बेचैनी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और जब अत्यधिक ज्यादा शोर होता है तो मनुष्य जो होता है उसके स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता भी कम हो जाती है, रंगों को पहचानने में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। और शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य की कर्णेंद्रियों के लिए हानिकारक है। मतलब एक व्यक्ति 90 डेसिबल तक की ध्वनि को तो सहन कर सकता है, उससे अधिक की जो ध्वनियां होती हैं वो उसके शरीर, मानसिक स्वास्थ्य और कान के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव बताइए। मृदा प्रदूषण जो मिट्टी में, जब हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है उनमें अनेक प्रकार के रसायन या कीटनाशक पदार्थ आके मिल जाती हैं तो वो जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है उसे ही हम मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता या घरेलू अपमार्जनों के मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है, इसी को हम मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। मृदा प्रदूषण से क्या क्या स्रोत हैं? सबसे पहला है नगर पालिका से निकला अपशिष्ट। नगर पालिका से जो भी अपशिष्ट निकलता है वो अगर मिट्टी में मिल जाता है तो उससे मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है। दूसरा है कारखानों और फैक्ट्रियों से अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, वो भी हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं तो उससे भी हमारी मृदा प्रदूषण फैल जाता है। नेक्स्ट है कृषि अपशिष्ट। कृषि में अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं, वो वर्षा के कारण मिट्टी में आके मिल जाती हैं, इससे अनेक प्रकार के प्रदूषण, मृदा प्रदूषण फैलता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देता है। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन है। पॉलीथीन ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती है, ये हमेशा बनी रहती है, तो ये भी मृदा प्रदूषण फैलाने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट जो होते हैं ये भी हमारे मृदा प्रदूषण फैलाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अब मृदा प्रदूषण से क्या प्रभाव होते हैं? मृदा प्रदूषण, जब मृदा प्रदूषित हो जाती है तो उसमें अनेक प्रकार के रोग पनपने लगती हैं और वो रोग मनुष्यों को लग जाते हैं तो मनुष्य में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। गंदगी जो होती है उस पर अनेक प्रकार के मच्छर, मक्खी, कीट बैठते हैं और वो रोगों को फैलाने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूकंप से आप क्या समझते हैं?
भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन स्थिति है जो कि धरातल के ऊपरी या निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था में प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण आता है। मेन पॉइंट यह, भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी में जब कंपन होने लगता है तब भूकंप आता है। भूकंप किस तरह से आता है? जब पृथ्वी में कंपन होता है। कंपन किस तरह से होता है? जब जो धरातल के ऊपरी ओर और निचली ओर जो चट्टानें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी अवस्था से इधर उधर होती हैं, तो उससे पृथ्वी में कंपन आने लगता है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20, ज्वालामुखी क्या है? इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआं, गैसें बाहर निकलती हैं तो इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जब धरती को फाड़कर जब वाष्प है या राख या धुआं या गैसें जो बाहर निकलती हैं उस क्रिया को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वानों ने भी ज्वालामुखी की परिभाषाएं दी हैं। भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग स्वक्काकार पर्वत है जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण भाप, गैसों, लावा, अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। दूसरी है कैडनर के अनुसार ज्वालामुखी एक सपाट संकुर है जो एक नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है। भूगर्भ से गैस, ठोस एवं जलते हुए पदार्थों को बाहर निकालने में विकास का कार्य संपन्न कर। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआं, गैसें बाहर निकलती हैं तो इस क्रिया को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इसका मुख हमेशा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं एवं अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसका मुख हमेशा खुला रहता है और समय समय पर उसमें लावा, धुआं बाहर निकलते रहते हैं। और प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घ काल से विस्फोट नहीं हुआ होता है किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। प्रसुप्त जो होता है उसमें विस्फोट नहीं होता है लेकिन उसकी संभावना बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो धन की बहुत हानि होती है। ये इनका पता नहीं रहता है कि कब इनका विस्फोट होगा। जब ये अचानक से एकदम से क्रियाशील हो जाते हैं तो उससे धन की बहुत ज्यादा हानि होती है, क्योंकि इसकी संभावना तो किसी को पता नहीं होती है कि कभी इसका विस्फोट होगा। एकदम से विस्फोट हो जाता है तो उससे धन को बहुत हानि पहुंचती है और इसके मुख से भी गैस और वाष्प निकला करती हैं। थर्ड है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं। मतलब विलुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें विस्फोट बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। जो विलुप्त होता है उसमें कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा छेद कालांतर में झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसका मुंह हमेशा खुला रहता है, उसमें लावा, धुआं आदि पदार्थ बाहर निकलते रहती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है वो उसका दीर्घ काल से विस्फोट नहीं होता लेकिन अचानक से वो एकदम क्रियाशील हो जाता है, उससे धन को हानि पहुंचती है। और विलुप्त ज्वालामुखी जो होता है उसका मुंह बंद रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है और जब मुख का क्षेत्र गहरा होता जाता है तो वो झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21, छाया और उपछाया को परिभाषित कीजिए। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश में आने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब किसी अपारदर्शी वस्तु को जहां से प्रकाश आता है उसके मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु, जो भी वस्तु होती है वो प्रकाश को आर पार आने से रोक देती है। तो ये वस्तु के जो दूसरी तरफ होता है वहां प्रकाशहीन क्षेत्र हो जाता है, मतलब वहां पर कोई भी रोशनी नहीं आती है। जो हमारा प्रकाशहीन क्षेत्र होता है उसे ही हम छाया के नाम से जानते हैं। अब उपछाया को हम प्रच्छाया भी कहते हैं। वस्तु की छाया एवं मध्यभाग जो अधिक काला है प्रच्छाया कहलाती है। मतलब जो भी वस्तु की छाया होती है उसका मध्य वाला जो भाग होता है जो अधिक काला रहता है उसे ही हम प्रच्छाया या उपछाया के नाम से जानते हैं। प्रच्छाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है।
प्रच्छाया और उपछाया में थोड़ा सा अंतर है। वस्तु की छाया एवं मध्यभाग जो अधिक काला होता है वो प्रच्छाया कहलाती है, और प्रच्छाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाती है। जो ज्यादा काला होता है उसे प्रच्छाया कहते हैं, जो कम काला होता है उसे उपछाया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।